क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 18 अप्रैल का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में और यूपीएससी के ईपीएफओ अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन से संबंधित जो हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है आपके यूएनएफपीए पॉपुलेशन रिपोर्ट। ठीक, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है, तो एक क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया सॉल्व, आपका समझ लो कि कौन वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन जो है पब्लिश करता है, यूएनएफपीए करता है। ठीक, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक, और उसके बाद क्या है, सेंटर टू पुश जजेस अपॉइंटमेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, जो केंद्र सरकार द्वारा जजों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने पर जोर। ये जो है एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला है केंद्र सरकार को। ठीक, तो ये वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरा ध्यान सुनिएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये योजना के से संबंधित कुछ जो है साक्ष्य दिए गए हैं, उसको देखेंगे। कुलभूषण जाधव केस बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में ये बंद हैं, इनको वहाँ पे डेथ सेंटेंस दे दिया गया था, लेकिन भारत चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और वहाँ से रुकवा दिया था डेथ सेंटेंस, और कहा था कि काउंसलर सपोर्ट जो है आपका परामर्शदाता जो है उनको हमें नहीं दे रहा है पाकिस्तान एक्सेस, वो देना चाहिए। सारी चीज़ें समझेंगे। और ये है अपना ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज, और है दूसरा ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज। तो एक तरीके से अर्बनाइजेशन में जो है अच्छा लोग खाएं और ट्रांसपोर्ट की समस्याओं के समाधानों से संबंधित जो है आज के टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट है, पूरा समझिएगा अपना विस्तार से अभी। ठीक, आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट डेज हैं वो है विश्व विरासत दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस होता है और इसका जो थीम है वो है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। ठीक, जो पास्ट है काफ़ी विषम रहा है, कॉम्प्लेक्स रहा है, और अभी डाइवर्स फ्यूचर है। अब फ्यूचर क्या होगा देखा जाएगा, काफ़ी विभिन्न प्रकार का होने वाला है भविष्य। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बताते हैं कि ईपीएफओ 2020 और यूपीएससी 2021 का कंप्लीट पेड ग्रुप हमारा चल रहा है, और साथ ही साथ इसके टेस्ट सीरीज़ के भी चल रहे हैं कोर्सेज। अगर आप लोग ज्वाइन करना है तो आप लोग इन दो नंबरों पे कॉल करिए, सिर्फ जो हमारे ऑफिशियल नंबर हैं 8564880530 और 9696066089 पर कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, देखिए पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वो है यूएनएफपीए की जनसंख्या रिपोर्ट। ठीक, देखिए इसका फुल फॉर्म जो है और वो थोड़ा सा अलग है, वो इसलिए क्योंकि जो पहले इनका इसका नाम था उसी पे ही अभी शॉर्ट फॉर्म है यू, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना पहले कुछ दिन पहले, किससे संबंधित था याद नहीं आ रहा है, खैर। तो यूएनएफपीए जो है फुल फॉर्म इसका होता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ये एक कौन सी रिपोर्ट देता है, एक एक चीज़ समझेंगे, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट देता है। ठीक, पब्लिश करता है। इस बार की जो रिपोर्ट है उसका टाइटल क्या है, माई बॉडी इज़ माई ओन। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि जो मेरा शरीर है मेरा अपना है। ठीक, अब इससे समझ लो क्या चीज़ बताना चाह रहा है। यहाँ पे सिंपल सी जो पूरी इसमें रिपोर्ट का फोकस है वो ये है, व्यूमन के ऊपर है। और व्यूमन पे ये उन्होंने कहा है कि व्यूमन को अपनी शरीर के लिए खुद डिसीजन लेने का अधिकार होना चाहिए, यही इन्होंने बताया है। कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो होती हैं, वो अभी सब यहाँ विस्तार से जानेंगे। देखिए ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट जो है पूरी फोकस के साथ में आई है कि शरीर की स्वायत्तता या फिर बॉडीली ऑटोनॉमी पर। ठीक, शारीरिक स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित है इसका। और ये मतलब किसी का अपना ये अधिकार है कि उसको किस तरीके से, उसकी शक्ति है, कोई अपनी संस्था है कि भैया एजेंसी है कि उसकी चॉइस है कि वो किस तरीके से अपने बॉडी को रखता है विदाउट फियर ऑफ वायलेंस, कि मतलब कोई भी उसके ऊपर वायलेंस के फियर के बिना, और हैविंग समवन एल्स डिसाइडेड फॉर यू, मतलब खुद डिसाइड करे, किसी और के ऊपर उसको निर्भर ना रहना पड़े। कुछ एग्जाम्पल जो वॉलेशन हिंसा के हैं वो समझ लेते हैं यहाँ पर। एक तो चाइल्ड मैरिज। ठीक, दूसरा फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, इसको जो है महिला जननांग विकृति भी बोला जाता है। और कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस, कभी भी मतलब इसमें देखा गया है कि ज़्यादातर जो है विमेन के पास चॉइस नहीं होती है कि कब उनको बच्चा पैदा करना है कब नहीं करना है, ये सब अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाती है इसकी वजह से। अनवांटेड सेक्स भी मतलब ये रहता है फॉर एक्सचेंज फॉर ए होम और फूड, मतलब काफ़ी तरीके के वॉयलेंस इसमें सब इन्होंने बताए हैं। और उनके क्या डाइवर्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, जेंडर आइडेंटिटी क्या है। कई आप लोगों ने देखा होगा कि जो यूनक्स होते हैं, जिनको आप लोग हिंदी में हिंजड़े भी बोलते हैं, तो उन लोगों का जो है वो लोग खुल के नहीं रह पाते। कुछ लोग हैं कि वो भाई ऊपर से मर्द हैं लेकिन अंदरूनी तौर पे वो अपने आप को विमेन की तरह आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन नहीं कर सकते।
तो क्योंकि उन लोग के ऊपर काफ़ी असॉल्ट और ह्यूमिलिएशन होता है, सोशल स्टिग्मा होता है, इसलिए। तो कई सारे आप देखिए यहाँ पे फाइंडिंग बताई गई हैं, उपरोक्त रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष यही हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि व्यूमन को ज़्यादातर अपनी बॉडी से संबंधित क्या डिसीजन लेना चाहिए और क्या क्या तरीके के वायलेंस है, वो सब यहाँ पे बता दिया गया। बाकी अब यहाँ पे खाली फिगर्स है कि इन्होंने देखा है कि करीबन आधी जो महिलाएं हैं 57 विकासशील देशों में, उनके पास खुद का उनका कोई डिसीजन नहीं होता है कि वो कॉन्ट्रासेप्शन कब लें। ठीक, कॉन्ट्रासेप्शन आप लोग समझ रहे हो ना, गर्भ निरोधक गोलियां और सीकिंग हेल्थ केयर, और इवन क्या उनकी सेक्सुअलिटी है, कब उनको मतलब कब उनको यस से यस और नो टू सेक्स, ऐसा कई सारा जो है इन्होंने यहाँ पे फैक्ट बताए हुए हैं। इट इज़ ऑल्सो एडेड दैट ओनली 75% ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लीगली इंश्योर किया जाता है कि फुल एंड इक्वल एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब महिलाओं के लिए खुद भी ये होना चाहिए कि भाई उनको कब उनका शरीर है, कब उनको बच्चा पैदा करना है, कब नहीं करना है, तो ये सब बातचीत हो के होना चाहिए। ठीक, एक मतलब प्लान्ड वे में होना चाहिए ये सारी चीज़ें। विमेन जो है पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए उनको डिनाई किया जाता है उनका फंडामेंटल राइट, और इस समय जब कोविड-19 का पैंडमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, तब ये महिलाओं के साथ में और ज़्यादा हिंसा बढ़ गई है। अगर हम लोग एक रिपोर्ट भारत में देखें, भारत के अनुसार, भारत के पर्सपेक्टिव से, तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 था जो कि 2015-2016 में आया था, उसमें बताया गया था कि सिर्फ और सिर्फ 12 ही ऐसी मैरिड वुमेन है 15 से 49 साल के बीच में जो खुद ये अपना डिसीजन ले पाते हैं कि कब उनको अपने हेल्थ केयर संबंधित जो है डिसीजन ले पाते हैं। सिर्फ 12%, और 63% ऐसी हैं जो विचार विमर्श करने के बाद अपने स्पाउस के साथ में डिसीजन अपनी हेल्थ के संबंधित ले पाते हैं। ठीक, काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं क्वार्टर ऑफ वुमन और ये हेल्थ केयर संबंधित काफ़ी कंट्रासेप्शन जो है, सिर्फ देख रहे हो आप 8% भारत में कि अपने हिसाब से कंट्रासेप्शन गर्भ निरोधक गोलियां लेनी है नहीं लेनी है, सिर्फ 8%। आप समझ रहे हो कितनी मतलब अच्छी स्थिति नहीं है। अच्छा, आप समझ लेते हैं ये जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है, इसको पहले क्या बोलते थे, उसी के नाम पे आज भी शॉर्ट फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। अब लेकिन नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, लेकिन जो शॉर्ट फॉर्म है वो पुराना वाला रखा गया है। ये एक यूएन की एजेंसी है जो कि प्रजनन और मातृत्व जो स्वास्थ्य है उससे संबंधित है, यानी कि रिप्रोडक्टिव और मैटरनल हेल्थ वर्ल्ड वाइड से संबंधित है। और ये वर्क करता है जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो विकासशील जो राष्ट्र हैं, उनके हेल्थ केयर स्ट्रेटजीज़, उनके क्या प्रोटोकॉल, बर्थ कंट्रोल, ठीक, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट काम करना, जेंडर बेस्ड वायलेंस जो हो रहे हैं, मतलब महिलाओं पे ही कुछ वायलेंस जैसे ऊपर बताए गए, ठीक, ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला, इसको जो है प्रसूति संबंधी बाधाएं, और फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ठीक, ये बहुत ज़्यादा होता है, अफ्रीका में तो बहुत ज़्यादा होता है। और ये एजेंसी जो है ये 1969 में चालू हुई थी, और इसका जो नया नाम आया वो 1987 आया, यानी कि 1987 में। ठीक, एक सिंपल सी रिपोर्ट थी, महिलाओं संबंधित जो है मेंस में और एसए में बहुत काम आ सकता है ये। और इसीलिए जो है यहाँ पे हमारा मेन फोकस यूपीएससी और जो बाकी जो सब्जेक्टिव नेचर वाले एग्जामिनेशन है और उनके प्रीलिम से भी पूछा जा सकता है कि भैया बता दीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर वायलेंस अगेंस्ट द वीमन एज पर द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। तो आप लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे अगर आपने ये रिपोर्ट पढ़ी है तो। अदरवाइज, और देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, तो ये चीज़ है। अगला जो हमारा कुछ जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार द्वारा जजों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने पर जोर कौन दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। यूनियन गवर्नमेंट को ऑफर किया गया है कि भैया जो भी तुमको दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने जो भी सिफारिशें की हैं तुमसे, उनको डिसाइड करो 3 महीने में। ठीक, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, हाई कोर्ट में जो होनी जो पेंडिंग है, और ओवर हाफ है ये, मतलब 6 महीने से पेंडिंग है, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। अब देखो इन सब में सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी कुछ चीज़ें बोली नहीं गई। कोलेजियम सिस्टम जो है वो संवैधानिक है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है नहीं। ये जजेस ने जो है 3 जजेस केस हुए थे, उसमें अपना इन्होंने खुद बना लिया। ठीक, और इसमें मतलब इन्होंने ये कहा कि चूंकि केशवनंदा भारती, ध्यान से सुनना एक एक चीज़, केशवनंदा भारती केस के अंतर्गत जो है कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। उस बेसिक स्ट्रक्चर में मूल संरचना में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि न्यायालय की जो स्वतंत्रता है वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और इसीलिए जो वैसे तो आर्टिकल नंबर 124 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, नियुक्ति करेंगे, ठीक, जजेस की, और उसके लिए वो जो है कंसल्ट कर सकते हैं हाई को मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज से, और फिर आखिरी में फिर मतलब उन्हीं को करना है भाई, ऐसा प्रेसिडेंट के लिए बोला गया है।
लेकिन इस बात पे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बनी रहे। और 3 जजेस केसेस ये अलग अलग साल में हुए। पहला जो है अभी बताऊंगा कौन कौन से ईयर में हुए, तो टोटल जो है फिर उन्होंने मतलब धीरे धीरे ये कर लिया जजेस ने कि ये कॉलेजियम सिस्टम बना दिया और अपना जो है एकाधिकार मतलब मोनोपोली कर ली कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगा। इसकी कई सारे क्रिटिज्म भी होते हैं कि भैया इसमें नेपोटिज्म चलता है, यानी कि भतीजावाद चलता है, फेवरेटिज्म चलता है। ठीक, तो ये सही चीज़ें हैं। बाकी और एक ये भी चीज़ ये लोग बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलती है, जजेस बोलते हैं कि आर्टिकल नंबर 50, ठीक, एक एक चीज़ जोड़ दूंगा पूरा समग्रता से आपको इसका टॉपिक समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 50 में बोला गया है कि जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका और जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि कार्यकारिणी, ये दोनों अलग रहेंगे। तो उन्होंने ये भी कहा है कि अपॉइंटमेंट में भैया मत घुसो। ठीक, तो ये कॉलेजियम सिस्टम ये सब कुछ जो है ये 124 आर्टिकल में नहीं दिया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे जो है अपॉइंट होंगे उसके बारे में बताता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बैकग्राउंड पूरा बता दिया। अब समझ लेते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, चीफ जस्टिस बोबडे जो अभी गए, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट भी हेल्प करना चाहिए। जो भी टाइमलाइन बताया गया है, ईच स्टेज जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, मतलब एक स्टेज ये है, बी है, इन सब पे जो भी टाइमलाइन है उनको फॉलो करो, ये हेल्प करेगा हमें भी। और ये सब किस में बताया गया है? मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। ठीक, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है उसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट को जुडिशरी को अपॉइंटमेंट प्रोसेस किस तरीके से करना है और प्रोसीजर जो है, लेकिन ये किसी डेडलाइन पे जो है वो नहीं करता, जोर नहीं देता है, समझना मेरी बात। और ये बस इसने कह दिया है कि आप लोग प्रोसेस पूरा करो भैया और रीजनेबल टाइम लेना। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो तो इसमें कितना छूट है एक तरीके से कि मतलब इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उचित समय लीजिए और प्रोसेस को पूरा करिए। मतलब देश में एक सर्वे पीछे था, 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस जो है वो पेंडिंग है, लंबित है, और इनको जो है रीजनेबल टाइम, उचित टाइम ले लीजिए। मतलब इतना रिलैक्स एटीट्यूड चल रहा है कि पूछे मत, और कोई पारदर्शिता ही नहीं है। कोलेजियम सिस्टम जो है, मैं कहता हूँ खुद कि भैया इसमें मेरा ओपिनियन जो है ये, इसमें पारदर्शिता नहीं है। कई बार ऐसे जो है अपॉइंटमेंट होते हैं जो मतलब पता नहीं चलता कौन क्या क्या होने वाला। सीनियर मोस्ट एक कुछ कन्वेंशन, कुछ परंपरा बनी हुई है मेमोरेंडम प्रोसेस, लेकिन हमेशा फॉलो नहीं होता है। और एक चीज़ और भी है, जैसे कहा जाता है कि सिर्फ जजेस ही देखो खुद से अकेले से कर ले रहे हैं। ठीक, लेकिन आप देख रहे हो कि जजेस जो है बोल रहे हैं गवर्नमेंट को, तो एक तरीके से ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का कुछ भी कंट्रोल नहीं। गवर्नमेंट के कंट्रोल के बिना अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट क्यों बोल रही होती, ये चीफ जस्टिस क्यों बोल रहे होते कि आप मदद करिए और अपना टाइम फ्रेम में काम करिए। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का कुछ वो नहीं है, बिल्कुल है, गवर्नमेंट का भी चलता है उसमें। ठीक, इनडायरेक्टली है। तो कॉलेजियम सिस्टम जो है ये एक तरीके का अपॉइंटमेंट किस तरीके नियुक्ति होगी, पदोन्नति होगी यानी प्रमोशन, और स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर किस तरीके से होगा, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करता है। और ये फोरम में कौन कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक, और 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं। समझ रहे हो? ये कॉलेजियम में अभी ये स्थिति है, 5 लोग हैं, एक आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस हो गए। ये लोग आपस में मिलकर बताते हैं। अब देखो, ये सिस्टम जो है एनजेएसी जो बनाया गया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, इसको हालांकि बाद में खारिज कर दिया गया। कौन से केस में खारिज किया गया था बताइएगा? ठीक, खारिज कर दिया गया जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये कहते हुए कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। समझ में आ गया बात? तो ये वाली बात की। अब देखो, कॉलेजियम सिस्टम जो था ये 3 जजेस केसेस पे बेस्ड था, और इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस किस तरीके से होंगे ये बताता है चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस। और इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक इसके पीछे कुछ भी वो नहीं है, बैकिंग नहीं है। ठीक, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 124 में ये कहता है कि प्रेसिडेंट भैया अपॉइंटमेंट करेंगे और वो सलाह कंसल्टेशन करेंगे जजेस के साथ में, एज प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी। मतलब प्रेसिडेंट को नियुक्ति करनी है, सलाह ले सकता है जजेस से जैसा कि प्रेसिडेंट को सही लगे। ये कहा गया है एक्चुअली में 124 आर्टिकल में। तो अगर पूछा है कि आर्टिकल मतलब संविधान में क्या बोला गया, तो ये बोला गया है, ध्यान रखना। इससे क्वेश्चन बन सकता है, प्लीज इस पर बहुत ध्यान दीजिए, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, हर जगह। लेकिन क्रिटिक्स जो हैं वो क्रिटिज्म करने वाले वो कहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता कम है बहुत। ठीक, और इसी के साथ साथ एनजीएसी बनाया गया। ये क्या था सिस्टम समझ लेते हैं। इसमें यह था कि 20 साल से करीबन चला आ रहा है ये सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम था। उसमें अपॉइंटमेंट में क्या है कि जो सरकार है उसके भी कुछ लोग आ गए, 6 मेंबर्स की जो है
इसमें एक समिति बनाई गई थी जिसमें कि CGI थे और 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे और लॉ मिनिस्टर थे और 2 एमिनेंट पर्सनालिटी थे। ठीक, और ये वाला जो है मेजॉरिटी उससे होता, उस पर मतलब डिसीजन लिया था, लेकिन इसको बाद में खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये वाली चीज़ 2014 में आ गया था। ठीक है, 2014 में अगस्त में ये सिस्टम आ गया था। और देखिए कॉलेजियन सिस्टम का जो है प्रणाली का विकास कैसे हुआ। पहला जजेस केस हुआ 1981 में। अब देखना यहाँ पे क्या सिस्टम है कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है, सरकार है, उसको थोड़ा सा बल दिया गया, उसको थोड़ा सा फेवर किया गया। कैसे? इन्होंने कहा कि जो प्राइमेसी है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी सिफारिश करता है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट या फिर ट्रांसफ़र हो, ठीक, उनको रिफ्यूज़ किया जा सकता है। मतलब CGI जो कह रहा है उसको मना किया जा सकता है अगर कोई लॉजिकल रीज़न दिया जाए तो। सिफारिश की प्रधानता को तार्किक कारण के आधार पर अस्वीकार किया जा सकता था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कार्यकारिणी है उसको प्राइमेसी दी गई ओवर द जुडिशियल और जुडिशियल अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे तो एक तरीके से जीत हो गई किसकी? आपका गवर्नमेंट की। फिर जब सेकंड केस जजेस केस हुआ 1993 में, कितने साल बाद? 12 साल बाद। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि कॉलेजियम सिस्टम को ला दिया गया और कहा गया कि भैया जो कंसल्टेशन है वो कंकरेंस है आपका। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि जो आप, ऐसा नहीं है कि जो आप परामर्श करते हो वो परामर्श ऐसा नहीं कि आप उसको ठुकरा दो, जैसे पहले बता रहे थे कि तार्किक कारण पे ठुकरा देंगे। ना ना भैया, अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो कंसल्टेशन कर रहे हो उसका मतलब है कंकरेंस, यानी परामर्श जो कर रहे हो उसमें सहमति है, मतलब वो कहने की। ठीक, ये नहीं है कि सिर्फ जो है जो हमने कहा आप ठुकरा दो, या फिर जो है सिर्फ जो है CGI जो बता दे वो कर दो। ठीक है, आफ्टर दिस जो CGI का जो इंडिविजुअल ओपिनियन था, व्यक्तिगत जो उनका निष्कर्ष था, वो नहीं चलता था, बट एन इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन, यानी कि CGI और साथ ही साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के थे, वो लोग मिल के फिर वो देते थे, कंकरेंस देते थे। ठीक, तो 2 चीज़ें इन्होंने यहाँ पे करी, 3 चीज़ें। कॉलेजियन सिस्टम ले आए, दूसरा क्या किया कि कंसल्टेशन को जो है उन्होंने कहा कंकरेंस, सहमति होगी। और सहमति में ऐसा नहीं कि CGI ने अकेले में, तुमने चुपके कुछ बात कर ली उनसे और उन्होंने कर दिया, ऐसा भी नहीं है। आपको CGI के साथ में उनकी जो कंकरेंस जो बनाई जा रही है वो इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन बनाई जा रही है, मतलब CGI और साथ में 2 सीनियर मोस्ट जजेस के भी जो होंगी बातचीत, उनकी भी राय ली जाएगी, तब आप करोगे अपॉइंटमेंट। ठीक, और तीसरा जजेस केस आया जिन्हें तो बिल्कुल ही जो है कार्यकारिणी का ख़त्म ही कर दिया खेल एग्जीक्यूटिव का। इसने ये तो 1998 में आया और इसमें क्या था कि प्रेसिडेंट ने ही सजेस्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट अपने कॉलेजियन सिस्टम को बढ़ा के 5 लोग कर ले, जिसमें कि 1 CGI और 4 सीनियर मोस्ट जजेस हो जाएं। ठीक, और अब इस तरह के कॉलेजियन सिस्टम आ गया। अब संवैधानिक जो प्रावधान है उससे समझ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 124 सब क्लॉज 2 में ये बोला गया है, 124 सब क्लॉज 2 में, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है कि जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और वो सलाह मशवरा परामर्श कर सकता है एज नंबर, कितने भी जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनके अपने अनुसार। ठीक, और हाई कोर्ट के इन द स्टेट, अगर हाई कोर्ट का जज को अपॉइंट करना है तो उस हिसाब से हाई कोर्ट के जजेस से वो कर सकता है, एज द प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी, जैसा उसको सही लगे। तो देख लो इसमें कोई, इसमें इसको पढ़ के ऐसा लगता है कि भैया काटनी क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट किसके जो एड एंड एडवाइस पे काम करता है, आर्टिकल नंबर 74 पढ़ा है ना। ठीक, तो आर्टिकल नंबर 74 75 दोनों एक साथ पढ़ा करो। तो उसमें प्रेसिडेंट जो है किस पे, जो सरकार है, काउंसिल मिनिस्टर है, जो मंत्रिपरिषद है, उसके उस पर करता है ना कार्य। तो इस पे तो यहाँ पढ़ के तो ऐसा लगता है भाई यहाँ प्रेसिडेंट का बोलबाला है, लेकिन हो एक्चुअली में क्या रहा है कोलियन सिस्टम में कि बोलबाला है सुप्रीम कोर्ट का। इनडायरेक्टली अभी भी थोड़ा बहुत इफेक्ट रहता है। आर्टिकल नंबर 217 में देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो जज है हाई कोर्ट का, उसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा करी जाएगी और वो कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, गवर्नर ऑफ द स्टेट जहाँ के जज को कर रहे हो, जिस को स्टेट के हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर रहे हो वहाँ के गवर्नर, ठीक, राज्यपाल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा। और अगर चीफ जस्टिस के अलावा किसी और जज को अगर नियुक्त कर रहे हो भैया, तो चीफ जस्टिस और उस हाई कोर्ट का जो है उसकी भी आप जो है कंसल्टेशन कर सकते हो। तो ये तो है संवैधानिक जो है वो, लेकिन हो क्या रहा है वो कॉलेजियन सिस्टम के अनुसार हो रहा है। तो अभी आपको इसमें मैंने पूरी चीज़ें बताई, इसको जो आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक तो बनता है यार। ठीक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है टॉपिक, आ सकता है। देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना जो है, इसमें सिंपल सी सीधी बात है कि करीबन 11 लाख जो कैंडिडेट है वो ट्रेन किए गए 56 सेक्टर में और 600 ट्रेड में। इस जो पहले आता था ना आजीविका मिशन, उसी का नया नाम रख दिया गया, रीपैकेजिंग है ये, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU GKY।
ठीक, अब ये वाला जो है एक तरीके से ये क्या है, प्लेसमेंट लिंक्ड प्रोग्राम है, मतलब कि रोजगार आधारित कार्यक्रम है। और इसको ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो वैश्विक मानदंड है उसके अनुसार मतलब रोजगार मिले, ये चीज़ जरूरी है। तो ये एक एजेंडा था इसके अंदर, DDU-GKY के अंतर्गत। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको जो है वो करता है, सपोर्ट करता है। और इसको रिवैम्प कर दिया गया था, पहले जो आजीविका मिशन था उसको बदल के कर दिया था कि अब मेन चीज़ क्या थी कि भैया प्लेसमेंट तो कराएंगे, लेकिन जो अब रोजगार मिलेगा उसके लिए आपको स्किल जो सीखनी है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड वाली सीखो। तो ये वाली चीज़ है, ठीक। और 25 सितंबर 2014 को लाया गया था। 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी का बर्थडे होता है, इसको अंत्योदय दिवस भी बोला जाता है। ये एक नेशन वाइड प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। और उसमें टारगेट यूथ जो है 15 से 35 साल है। और अभी इसका स्टेटस देखा जाए तो 27 स्टेट में चल रहा है, 3 यूनियन टेरेटरी में। तो यूनियन टेरेटरी कितनी हो गई इस समय बताइए आप लोग, आप लोग के लिए कमेंट करके जो बताना आपको। और उसमें ट्रेनिंग सेंटर जो है 2198 हैं, 1822 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पार्टनरशिप इन्होंने करी 839, यानी कि 839 प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, यानी कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। और 56 सेक्टर 600 जॉब रोल्स में जो है ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। और देखो 2021 में जो है 28,000 कुछ को जो है ट्रेनिंग दी गई, प्रशिक्षण दिया गया। प्लेसमेंट लेके 49,000 हुए, ऐसा क्यों, पहले वाले भी तो हैं यार, ठीक। और प्रोग्रेस जो है अगर शुरुआत से देखा जाए तो वही वाले है, 11 लाख कैंडिडेट का हो चुका है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है एलुमनाई मीट भी होती है, जो पूर्व जो छात्र हैं जो आ चुके हैं उनका सबका जो है मीटिंग होता है नए वालों के साथ में। वो लोग आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हुई, क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हो, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ताकि जो अब नए आए हैं प्रशिक्षण लेने उनको फ़ायदा मिले। और अगला एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस होता है, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो है बर्थडे है, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कुलभूषण जाधव मामला। अब इसमें देखो सिंपल से मैंने पूरी यहाँ पे आपको बता दिया था। पाकिस्तान ने, अच्छा, कुलभूषण जाधव जो हैं वो क्या थे, इंडियन नेवी से रिटायर्ड थे। और पाकिस्तान ने इनको पकड़ लिया और कहा कि ये बंदा जो है कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में जो है आपका क्या कर रहा है, स्पेनेज कर रहा है, यानी कि जासूसी कर रहा है और टेररिज्म फैला रहा है, समझ रहे हो। तो मतलब एक तरीके से भारत को में मतलब अब कोई तो मिला नहीं तो इसको पकड़ लिया। और फिर कहने लगे कि देखो ये जो है भारत भी हमारे यहाँ टेररिज्म फैलाता है, हम बहुत बड़े टेररिस्ट से हम बहुत पीड़ित हैं भैया, हम क्या बताएं। तो ये वाली बात है, पाकिस्तान रोने वाली उसकी हमेशा याद ही है, आदत ही है। तो ये चीज़ किया और इस केस में उसने कुलभूषण जाधव को जो है बिना जो है कुलभूषण जाधव को मौत की सज़ा सुना दी। अब भारत ने ये कहा कि भैया हमको काउंसलर एक्सेस तो दो, यानी कि परामर्शदाता वाला जो केस है वो हमें काउंसलर एक्सेस तो दो। तो नहीं दे रहा था, बात ही नहीं करने दे रहा था भाई, ठीक। तो इंडिया चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और वहाँ जाके उसने केस में बोला कि भैया ऐसे कर रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी भारत के पक्ष में, जो कि देना ही था, लॉजिकल है कि भारत के पक्ष में दे दिया कि भैया पाकिस्तान तुम जो है बहुत ही बेवकूफ़ आदमी हो, तुम एक काम करो इनको काउंसलर एक्सेस दो, ठीक। जो भी कुलभूषण जाधव को जो डेथ पेनल्टी तुमने दे दी है तो कम से कम उसको कुछ भी मतलब जो भी उसके पास लीगली जो भी बचाव के अपने वो है वो तो खोलो यार, क्या बेवकूफ़ आदमी हो तुम। तो पाकिस्तान को काफ़ी डांट लगाई। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के थोड़े दिमाग सही हुए हैं, तो मतलब फिर भी नहीं हुए हैं, बेवकूफ़ तो बेवकूफ़ ही रहता है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या है कि अभी इन्होंने 14 अप्रैल को ये कहा है कि फॉरेन ऑफिस से अपने बोला है कि इंडिया को बोल दें कि काउंसिल उनसे अपना अपॉइंटमेंट कर लें, और जो भी इशू और जुरिस्डिक्शन है किस कोर्ट में क्या चीज़ हर्ड होनी है वो सारी चीज़ें मतलब एक तरीके का काउंसिलर एक्सेस दे दिया है। कुलभूषण जाधव केस मैंने बता दिया, इंडियन नेवी था और इसको टेररिज्म और जासूसी के केस में 17 अप्रैल 2017 में अप्रैल में इनको जो है टांगने की कोशिश करी थी इन्होंने, मतलब मौत की सजा सुना दी। इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंच गया और फिर वहां से जो है डेथ सेंटेंस को चैलेंज किया इंडिया ने। और हेग बेस जो मतलब हेग कहाँ पे, नेदरलैंड्स में है। जुलाई 2019 में उसने पाकिस्तान को कहा कि भैया प्रभावी समीक्षा पुनर्विचार करिए आप और काउंसलर एक्सेस दीजिए इंडिया को, ठीक, विदाउट फर्दर डिले। बहुत झाड़ते हुए किया इसने बात। तो आईसीजे ने ये भी बोला कि वर्डिक्ट को जो है पाकिस्तान ने फिर प्रॉपर फोरम पे अपील अगेंस्ट द, मतलब वर्डिक्ट में ये भी कहा पाकिस्तान को कि यार प्रॉपर फोरम तो दो, अगर उसको तुमने मौत की सजा दे दी है मिलिट्री कोर्ट ने तुम्हारे, तो उसको कम से कम जो भी मर्सी अपील या जो भी करना वो तो यार दोगे ना। ऐसा थोड़ा ना कि बस वो एक जो है पत्थर की लकीर हो गई, मिलिट्री कोर्ट ने कह दिया तो वही होगा, जैसे तुम्हारे यहाँ हर काम होता है। जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो तुम खाली नाम के हो, तुम्हारे यहाँ काम तो सारा मिलिट्री वाले करते हैं,
ठीक, जो डेमोक्रेसी है, जो तुम्हारी संसद, वो सब तो मुखौटा है खाली। तो ये वाली चीज़ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है ये समझ लेते हैं। आईसीजे प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, 1945 में बना था। यूनाइटेड नेशन के चार्टर के जरिए अप्रैल 1946 से चालू हो गया। और ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, मतलब समझ रहे हो, प्राथमिक प्रमुख न्यायिक अंग है यूनाइटेड नेशन का। ये पीस पैलेस में, हेग नेदरलैंड्स में। इसका रोल यही है कि इंटरनेशनल लॉ के अनुसार जो भी लीगल डिस्प्यूट हो रहे हैं स्टेट्स के बीच में, उनका सेटल करो, निपटारा करो। और अगर ये एडवाइजरी भी देता है, ओपिनियन भी देता है, अगर जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज, मतलब यूनाइटेड नेशन या उसके ऑर्गन्स या फिर एजेंसी, जो स्पेशलाइज जो है एजेंसी है, वो बोल दें तो एडवाइजरी भी देता है। जैसे कि जो है प्रेसिडेंट अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से कहता है, कौन से आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 143 के अंतर्गत एडवाइस के लिए कभी कोई पूछता है ना कि भैया एडवाइस करो इस पे, इस वाले मुद्दे पे। तो अच्छा, आर्टिकल नंबर 143 आज आप लोग के लिए जो है वो है होमवर्क है, ठीक। तो कोर्ट ये मतलब कम, अच्छा अब देखिए, दलवीर भंडारी नाम से जो हैं वो इस समय जज भी हैं हमारे। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज होते हैं और 9 साल का टर्म होता है। और जिसको कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल मिलके जो है अपॉइंट करते हैं। और इसके रीजन भी बटे हुए हैं, 3 अफ्रीका से होंगे, 2 लैटिन अमेरिका कैरिबिया से होंगे, 3 जो है एशिया से होंगे, 5 वेस्टर्न यूरोप से होंगे, 2 ईस्टर्न यूरोप से होंगे। तो इसमें दलवीर भंडारी, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, वो भारत की तरफ से मतलब जज हैं। और वो निष्पक्ष, ऐसा नहीं कि भारत की तरफ से तो भारत का ही पक्ष रखें, निष्पक्ष अपना वो रखते हैं, जैसे कि जो जज का करना भी चाहिए वो रखते भी हैं बिल्कुल। और भारत ने मतलब ये 15 जजेस में, और 9 साल का टर्म होता है, ठीक। तो कई सारे इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरा जो है एक एक चीज़ प्रीलिम से लेके मेंस तक का सारी चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की जाती है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे आ जाए संबंधित तो गलत ना हो। बस आपको करना क्या है कि इसको पढ़ना है, ढंग से सुनना है और रिवाइज करना। सिर्फ आधे घंटे तो रोज करना होता है यार, और सिर्फ आधे घंटे। आप 1.5x पर लगा लो यार, 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, क्या बात करते हो। तो ये वाली चीज़ है। तो अगला देखिए, जो हमारा टॉपिक है, ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज। देखिए अब इसमें सिंपल सी बात यह है कि हरदीप पुरी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं हाउसिंग एंड अर्बन एजेंसी, अर्बन अफेयर्स के, उन्होंने ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज और जो है टारगेट ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज जो है अभी ये चालू किया है। अब समझो इसमें क्या है। एफएसएसएआई आप जानते हो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने एक मूवमेंट चलाया, ईट राइट इंडिया। उसके और एफएसएसएआई जो आपका स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ईट राइट इंडिया मूवमेंट चलाया था। और इसी के अंदर जो है लोग अच्छा खाएं, हेल्दी रहें, सस्टेनेबल रहें, तो इसके लिए मूवमेंट था ये। अब ईट राइट मूवमेंट तो है ही है, और साथ ही साथ स्मार्ट सिटी का भी एक आपको मालूम है वो चल रहा है। स्मार्ट सिटीज़ 100 बनाने की बात कही गई है ना। तो ये दोनों मिलके पॉजिटिव इम्पैक्ट लो अर्बन पॉपुलेशन पर लाना चाहते हैं, उनको चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा खाएं। ये यूनिक चैलेंज है, स्मार्ट सिटी भी इसमें है। और आपका जो है अच्छी फूड प्रैक्टिसेस उनको रहना चाहिए, बेटर फूड चॉइसेस करें, मतलब पोषित फूड खाएं, बैलेंस डाइट खाएं, जैसे अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले पढ़ा भी था। इसमें सारी स्मार्ट सिटीज़ हैं, सारी कैपिटल सिटीज़ हैं यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स की, और वो सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, ठीक। एक तो ये खत्म हो गया। दूसरा क्या है कि ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल, ये एक चैलेंज है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का ही है। इसमें सिंपल सी बात है इसको, अच्छा किसके कोलोब्रेशन के साथ में इसको कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, इसके साथ में मिलके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जो है मिलके ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज एक है। अब देखो क्या चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन होती हैं, ठीक। आपने नागरिकों, आपने देखा होगा इतने सारे ट्रैफिक जैम और ये सब चूच होता है, तो वो क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सलूशन है। और सलूशन को जो है जो स्टार्टअप हैं, आपके कुछ जो एनजीओ हैं, ये सब लोग मिलके इस सलूशन को जो है ट्राई भी करें, टेस्ट करेंगे, और फिर सलूशन का निकाला जाएगा और जगह पे मतलब उसको अप्लाई भी किया जाएगा। तो ये है पूरा गेम यहाँ पर। और सिटीजन इसमें ये सिटीज़न ग्रुप्स, एनजीओ, ये सब लोग मिलके बेटर सर्व करना चाहेंगे, ट्रांसपोर्ट जो है वो अच्छा से सुधरे और अच्छे से लोग यूज़ करें। जैसे हम लोग ने कल ही पढ़ा था कि साइकिलिंग की बात चली, कहाँ पे, चंडीगढ़ में पहला उन्होंने मसौदा तैयार किया भारत में साइकिलिंग पॉलिसी से। जो चैलेंज है कोर यही है कि हम प्रॉब्लम भी बतानी है, उनका सोल्यूशन बताना, और स्टार्टअप वार्टअप मिलके उस सोल्यूशन को कैसे अच्छा कर सकते हैं वो भी बताना है, ठीक। पहला एडिशन जो है इसका चालू हो चुका है, और पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लाना है। आप जैसे है ना कि आजकल लोग मेट्रो यूज़ करें अपनी कार ना, क्योंकि एक बंदा कार में जा रहा है, ज़्यादा उत्सर्जन होता है, काफ़ी कार्बन, ग्लोबल वार्मिंग सब हो रहा है। और जो जितनी भी सिटीज़ हैं 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा,
वाली, वो सब इसमें जो एलिजिबल हैं। 3 स्टेजेस में काम होगा। पहले में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, दूसरे में क्या है कि सोल्यूशन का जनरेशन करो, तीसरे में पायलट टेस्टिंग करो। ठीक, ये पूरा जो है इसका ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल वाला चैलेंज के अंतर्गत होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंदर ये प्रोग्राम है। और हमारा जो अगला सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेवरेट, जिसका नाम है कॉमन आईएसपीसी। इसमें हम लोग सिर्फ पढ़ते ही नहीं, पढ़ के किस तरीके से एग्जाम के प्रेशर के अंतर्गत भी एलिमिनेशन का मेथड को यूज़ करते हुए और किस तरीके से जो है किन बातों पे ध्यान देकर हम क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, वो सब यहाँ जानते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड आर्ट डे से संबंधित कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है। तो ये 20 अप्रैल को होता है, नहीं 15 अप्रैल को होता है। तो पहला गलत हो गया, तो पहला वाला हो सकता है और एक ही में ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन हो गया। लेकिन हम दूसरा और तीसरा भी पढ़ लेते हैं। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, जागरूक किया जाता है जो डाइवर्सिटी है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ठीक, जो कलाकार हैं उनकी जो एक्सप्रेशन है, उनकी विभिन्नता, और ये हाईलाइट करता है किस तरीके से हाईलाइट जो है जो सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसमें कैसे अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक, साथ ही साथ ये बर्थ एनिवर्सरी जो है लेonardo दा विंची, बहुत ही फेमस, बहुत टैलेंटेड बंदा था इटली का, तो उसका जो है बर्थ एनिवर्सरी भी है, 15 अप्रैल को होता है। उसके लिए उसकी मतलब सम्मान में भी वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। 15 अप्रैल को होता है। 40वां सेशन था यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस का 2019 में, तब ये इसको मतलब प्रोक्लेम किया गया। और ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट जो है, उसके एसोसिएशन के साथ में इसको मतलब मनाया जाता है वर्ल्ड आर्ट डे को। और लियोनार्डो दा विंची जो है इटली के प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, बहुत कुछ कार थे, ये काफ़ी अच्छे कलाकार थे, उनकी याद में ये मनाया जाता है। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मानस से संबंधित, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानस नाम से पता नहीं चल रहा ना किससे संबंधित है, बस ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, ये इससे संबंधित कौन सा सही स्टेटमेंट बताया गया है, बताना है आप लोगों को। मानस का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य और सामान्य स्थिति, यानी कि मेंटल हेल्थ और नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, मतलब मेंटल हेल्थ क्या है और नॉर्मलसी का ऑगमेंट बढ़ावा देना है प्रणाली। तो ये पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है और ट्रू पूछा भी गया है, तो पहला हो गया, तो ये नहीं होगा। ठीक, द प्लेटफॉर्म ये एम करता है कि वेलबींग सारे एज ग्रुप्स में जो है बढ़ावा दी जाए, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा भी होगा, ये होगा, ये होगा, क्योंकि इसमें दो नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये दो बचे हैं, तो अब तीसरा वाला अगर सही हो गया तो डी हो जाएगा, नहीं तो ए आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है नीमहंस बेंगलोर और आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज AFMC पुणे और सीडेप बेंगलोर के द्वारा। कौन कौन? नीमहंस बेंगलोर, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे और सीडेक बेंगलोर, इन तीनों ने मिलके इसको डेवलप किया। बिल्कुल सही है, और इसीलिए डी इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही। और मेंटल हेल्थ डिजिटल प्रोग्राम है मानस, और ये एक ऐप है, ठीक है। और ये लॉन्च किया किसने? प्रिंसिपल सेक्रेटरी साइंटिफिक एडवाइज़र के विजय राघवन जी ने। और इसका मतलब ये रिकॉग्नाइज करता है, इट इज़ रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल प्रोग्राम। इसको जो है एक जो है आपका मान्यता दी गई है राष्ट्रीय कार्यक्रम की, किसके द्वारा? बाई प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है आज का सारे सेक्शन खत्म होते हैं। बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स आज थे। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक, और शेयर सब्सक्राइब करें ताकि और लोग तक भी पहुँचे। सुबह 6 बजे रोज़ आता है ये करंट अफेयर आप लोग के लिए। इन एनी केस सिर्फ आधे घंटे में आप लोग को जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब 7 टॉपिक्स इसमें आप लोग को प्रीलिम्स और मेंस और एसए और इन सबसे संबंधित कराए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पूरी समग्रता के साथ हॉलिस्टिकली। ठीक, तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और आप लोग को अगर हमारा गाइडेंस अच्छा लगता है तो यूपीएससी और ईपीएफओ का कंप्लीट पेड ग्रुप और टेस्ट सीरीज़ के चल रहे हैं कोर्सेज, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 8564880530 9696066089 पे कॉल करके। ठीक, तो चलिए कल आप लोग से फिर से होगी मुलाकात, तब तक आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।